प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन हिंदी साहित्य के इतिहास के भागों को लेकर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लें, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के सामान्य परिचय को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे और आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में मैंने सारी बातें पहले आपको बता दी। अभी अपन मोटे मोटे तौर पे हिंदी साहित्य के अलग अलग कालों का अपन परिचय देख रहे हैं। ये कक्षाएं स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ें, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तीनों में की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का मैं परिचय आपको दे रहा हूँ। तो पूर्व के वीडियो अगर आपने नहीं देखे पहले वो देख लें, ताकि क्रमशः एक एक काल की आपको विधिवत जानकारी मिल जाए। तो आदिकाल और भक्तिकाल का परिचय अपन ने पहले पढ़ लिया है। आज अपन बात कर रहे हैं रीतिकाल की। तो आप हेडिंग डालेंगे रीतिकाल। सबसे पहले रीतिकाल के अंदर अपन समय सीमा की बात करेंगे कि रीतिकाल का कब से कब तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, विक्रम संवत 1700 से लगा के 1900 तक का जो कालखंड है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, सर्वप्रथम अपन ये देखेंगे कि रीति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो एक रीति संप्रदाय, आपने काव्यशास्त्र में कहीं पढ़ा होगा, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आचार्य वामन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के अंतर्गत हमें रीति शब्द देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें आप, नाम आचार्य वामन का। किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन? तो आचार्य वामन का जो संप्रदाय है उसका नाम होता है रीति संप्रदाय। उसी रीति संप्रदाय में हमें क्या शब्द देखने को मिलता है? रीति शब्द। वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो उस ग्रंथ का नाम ध्यान रखें, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ये उनके ग्रंथ का नाम है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इस ग्रंथ के अंदर किस शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है? रीति शब्द का प्रयोग। ठीक है, आचार्य वामन ने यहाँ तक कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पदों की रचना ही क्या है? रीति में। और काव्य की आत्मा भी आचार्य वामन ने किसको बताया है? रीति को, कि काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। और ये और परिभाषा क्या दी है कि विशिष्ट काव्य रचना रीति है। देखो, दो तीन बातें आपको यहाँ से अच्छे से याद रखनी है कि आचार्य वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो रीति संप्रदाय के। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन, आचार्य वामन ने किस ग्रंथ की रचना की? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, रीति शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में मिलता है। काव्य की आत्मा रीति को किसने माना है? तो आचार्य वामन ने। विशिष्ट पद रचना रीति ही, पंक्ति किसकी है? आचार्य वामन की। तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो अपन को इसी जानकारी से अपने तैयार हो जाते हैं, और ये प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में किस शब्द का उल्लेख किया है? तो रीति शब्द का। ठीक, अब अपन देखते हैं कि रीति जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्योंकि रीतिकाल समय सीमा हमने जान ली कि 1700 से लगा के 1900 विक्रम संवत तक का कालखंड किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। काल का मतलब आप सभी जानते हैं, काल से आशय किससे है? समय से है। अब हमें देखना है कि रीति शब्द का मतलब क्या होता है। तो रीति शब्द का हम सबसे पहले क्या जानेंगे? शाब्दिक अर्थ जानेंगे। रीति का अर्थ आप ले सकते हैं, रीति का मतलब आप कह सकते हैं रिवाज भी कह सकते हैं, रीति रिवाज अपन बोलते ही हैं। रीति का मतलब आप कह सकते हैं, रीति का मतलब एक ढंग है। रीति का मतलब आप कह सकते हैं परंपरा। रीति का मतलब किससे लिया जाता है? परंपरा से भी लिया जाता है। रीति का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक शैली है, रीति को शैली भी कहा जा सकता है। रीति का मतलब आप कह सकते हैं ये तो एक प्रकार है, प्रकार भी कह सकते हैं। रीति को आप एक पंथ भी कह सकते हैं, या रीति को आप एक मार्ग की संज्ञा भी दे सकते हैं। रीति का मतलब ये सारे शाब्दिक अर्थ किसके हैं? रीति शब्द के। आपको जो याद रहे वो आप शाब्दिक अर्थ इसका याद रख लें। रीति का मतलब रिवाज से, रीति का मतलब ढंग, रीति का मतलब परंपरा, रीति का मतलब शैली, प्रकार, पंथ और मार्ग। ये सारे किसके अर्थ होते हैं? रीति शब्द के शाब्दिक अर्थ होते हैं। और काल का मतलब समय।
तो अपन ये ढंग, ये तौर तरीके, ये परंपराएं किस समय की देखेंगे, 1700 से लगा के 1900 विक्रम संवत के मध्य की बातें देखें। ठीक, तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब आपने एक नाम सुना होगा आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल की 3 शाखाएं बताई, यानी जो भी रचनाकार हुए हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। 3 धाराओं में किसने बांटा था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप अच्छे से नाम याद रखेंगे, आचार्य विश्वनाथ हैं। उन्होंने रीतिकाल को 3 धाराओं में विभाजित किया। अब 3 धाराओं में उन्होंने 3 तरह के कवियों को बांटा है। कुछ कवि जो रीतिबद्ध की श्रेणी में आएंगे, कुछ कवि और उनकी रचनाएं रीतिमुक्त हैं, और कुछ इसमें आते हैं रीति सिद्ध में आते हैं। तो अपन इस तरीके से अलग अलग समझते हैं कि इन तीनों धाराओं में क्या अंतर है और कौन कौन से रचनाकार इन धाराओं से संबंध रखते हैं। रीतिकाल, जिस तरीके से आपने भक्ति काल में पढ़ा था सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांट के अपन ने अलग अलग बातें समझी थी, ऐसे ही रीतिकाल को अपन 3 धाराओं में पढ़ते हैं। पहली धारा कौन सी है, तो आप कहेंगे पहली रीतिबद्ध। ठीक, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, काव्य धारा। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरी कौन सी आती है, तो आप कहेंगे रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, तो आप कहेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, यहाँ तक की बात है, आपको पहले ध्यान रखनी है। 3 धाराओं का विभाजन किसने किया है, तो आचार्य विश्वनाथ। अब देखिए यहाँ एक बात आप समझें कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, इन तीनों में अंतर क्या है ना? तो पहले अपन अंतर की बात करेंगे। आपने किताबों में एक शब्द पढ़ा होगा लक्षण ग्रंथ। ठीक है, लक्षण ग्रंथ। पहली बात कि लक्षण ग्रंथ क्या होता है, क्योंकि आपने ये परिभाषाएं पढ़ी होगी किताबों में कि लक्षण ग्रंथों पर आधारित रचनाएं रीतिबद्ध हैं, लक्षण ग्रंथों से परे जो काव्य लिखा गया वो रीतिमुक्त है, और लक्षण ग्रंथों की परंपरा का भी पालन किया और उससे परे भी लिखा, दोनों का मिश्रण क्या है, रीति सिद्ध है। तो आप ऐसे समझे कि रीति लक्षण ग्रंथ का मेरा आशय सीधा सा संस्कृत ग्रंथों से है। तो ऐसी रचनाएं जिसका आधार या जिसकी पृष्ठभूमि संस्कृत ग्रंथ रहे हैं, तो संस्कृत ग्रंथों पर आधारित जो रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा की श्रेणी। बंधे हुए हैं, यानी संस्कृत की परंपरा से बंधकर जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं वे सारे क्या कहलाएंगे, रीतिबद्ध। जिन लोगों ने अपनी रचनाओं का आधार लक्षण ग्रंथों को नहीं माना है, यानी संस्कृत का रचनाओं को आधार नहीं मानते हुए जो बातें उन्होंने लिखी हैं वे सारे क्या कहलाएंगे, रीति मुक्त, जिसमें लक्षण ग्रंथों को आधार नहीं बता, यानी संस्कृत ग्रंथों से परे रहते हुए जिन्होंने अपनी बातें लिखी या जो काव्य लिखा गया वो किस नाम से जाना जाता है, तो रीति मुक्त के नाम से जाना जाता है। और रीति सिद्ध कौन हुए, तो जिसमें रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों बातों का मिश्रण पाया जाता है वो क्या कहलाए, वे सारे रीति सिद्ध कहलाए। रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता ध्यान रखना, दरबारीपन। इस समय में जो रचनाकार थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते हुए लिखते थे और थोड़ा सा ऐसा लेखन भी करते थे जिससे अपना राजा, अपना स्वामी क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो कहें कि दरबारीपन ऐशो आराम वाला जो काल रहा है वो कौन सा काल रहा है, वो रीति काल रहा है। तो कोई न कोई शासक सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में रहने वाले थे। आपने एक नाम सुना होगा, कवि देवदत्त द्विवेदी। वो कवि देवदत्त द्विवेदी ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में रहते हुए काव्य रचना करते थे। अपन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध इन तीनों में क्या अंतर है। तो जिन्होंने संस्कृत काव्य को आधार मानकर रचनाएं रची वे सारे रीतिबद्ध, जो संस्कृत काव्य ग्रंथों से परे रहते हुए लिखते हैं वे सारे कौन है, रीतिमुक्त। और जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती है वे क्या कहलाते हैं, रीति सिद्ध कहलाते हैं।
चलिए पहले अपन देखते हैं रीतिबद्ध कौन कौन हुए। तो आपने एक चिंतामणि त्रिपाठी का नाम सुना होगा, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। कवि कुल कल्पतरु जो प्रसिद्ध रचना है, कवि कुल कल्पतरु, वो रचना किसने लिखी है? चिंतामणि ने। अच्छा, आचार्य पद को लेकर भी बहुत विवाद रहा। चिंतामणि और केशव दास में आचार्य पद को लेकर रीतिकाल में विवाद रहा था। ठीक, दूसरा नाम आपने सुना होगा कवि केशव दास, है ना, केशव दास जी की रचना जो है रामचंद्रिका, आपने नाम सुन रखा होगा। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर भी कहलाती है। सर्वाधिक छंदों का प्रयोग इन्होंने किया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किसे नाम दिया है? केशव दास। इन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा मिली हुई और सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग भी केशव ने अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचना याद रखना, चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु और केशव दास की रामचंद्रिका। और एक अलग क्वेश्चन और क्या बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का क्या माना है? प्रेत माना है। ये प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं में ऐसे आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा देवदत्त द्विवेदी, इटावा के रहने वाले थे। ये सर्वाधिक कम से कम 7-8 राजाओं के आश्रय में रहे थे। यानी पूछा जाता है कि इस रीतिकाल का वो व्यक्तित्व बताओ जो सर्वाधिक राजाओं के आश्रित था या आश्रय में रहा था। तो वो नाम किसका आता है? देवदत्त द्विवेदी जी का नाम। बा विलास, भवानी विलास, जहाँ जहाँ विलास जुड़ता है वे सारी रचनाएं किसकी हैं? देवदत्त द्विवेदी जी की। एक नाम आपने सुना होगा कुलपति मिश्र, है ना, ये भी बहुत बड़ा नाम है, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जी भी किस काल से संबंधित हैं? तो रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यता। एक आपने भिखारी दास जी का नाम सुना होगा, है ना, भिखारी दास जी का भी संबंध किस काल से रहा हुआ है? भिखारी दास। ये सारे ऐसे मैं प्रमुख व्यक्तित्व बता रहा हूँ। और भी है, एक मतीराम नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रकृति वर्णन भी किया है, मतीराम। तो ये सारे जो रचनाकार हैं ये किस युग से जुड़े हैं? ये सारे रीतिबद्ध हैं। यानी इन लोगों ने जो रचनाएं लिखी हैं उसका आधार जो है वो लक्षण ग्रंथों को बताया, संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर इन्होंने अपना काव्य रचा है। तो ये नाम आप प्रमुख नाम हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 2-3 अलग अलग बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। इनकी रचना पूछी जाती है तो कवि कुल कल्पतरु लिख लें आप, इनकी रामचंद्रिका लिख लें। सर्वाधिक राजाओं में सर्वाधिक राजाओं का आश्रित कवि पूछे तो देवदत्त द्विवेदी, ये इटावा से संबंधित हैं, है ना। छंदों का अजायब रामचंद्रिका को भी कहते हैं। और कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने किसको दी है? तो केशव दास को दी। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्तित्व जो रीति मुक्त यानी संस्कृत ग्रंथों से परे रहते हुए जिन्होंने अपना काव्य रचा, तो पहला नाम आता है, सबसे प्रसिद्ध नाम है गणानंद। गणानंद हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गणानंद से हर साहित्य का विद्यार्थी जो है वो वाकिफ़ है। आप जानते हैं एक निष्ठ प्रेम के कारण कौन जाना जाता है? गणानंद। साक्षात रसमूर्ति की संज्ञा किसे प्राप्त है? गणानंद को। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें क्या बताया? साक्षात रसमूर्ति का है और एक निष्ठ प्रेम का प्रतीक बताया गया है। गणानंद सुजान से प्रेम करते थे। गणानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रित कवि थे और उसी दरबार में एक वेश्या थी सुजान। तो ये सुजान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुजान इनसे प्रेम नहीं करते थे, इसलिए एक तरफा प्रेम के लिए कौन जाना जाता है? गणानंद। फिर धीरे धीरे ये दिल्ली दरबार से निकाल दिए जाते हैं, मथुरा वृंदावन में अंतिम समय गुजारते हैं और यही कृष्ण, वही प्रेम इनका कृष्ण प्रेम में बदल जाता है, सुजान वाला। तो सुजान शब्द का प्रयोग इनके काव्य में कृष्ण के लिए भी आता है। दूसरा नाम आप ध्यान रखें, गणानंद के बाद में कौन आता है? तो एक कवि आलम का नाम आपने सुना होगा। कवि आलम थे, ठीक है। कवि आलम में से ब्राह्मण थे, लेकिन शेख रंगरेजीन से प्रेम करने के कारण इन्होंने ये धर्म अपना लिया था और अपना नाम रखा था आलम। एक आपने ठाकुर का नाम सुना होगा, कवि ठाकुर हुए हैं, ठीक है। एक आपने द्विजदेव नाम सुना होगा, है ना, द्विजदेव। तो गणानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे कैसे कवि हुए? ये सारे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये सारे रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, यानी इनका आधार जो था काव्य का वो संस्कृत ग्रंथ है, इनका काव्य संस्कृत ग्रंथ नहीं थे।
फिर तीसरा नाम किसका आता है, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में बहुत चर्चित नाम है, आपने सुना होगा कवि बिहारी, है ना, बिहारी दास उनका नाम। जयपुर के मिर्जा राजा के आश्रित कवि हुए हैं, मिर्जा राजा जय सिंह के, बिहारी दास। और फिर इनके आपने बिहारी सत से, इनकी रचना से आप अवगत होंगे, बिहारी सत से। और दूसरा नाम आता है प्रताप शाही, ठीक है, प्रताप शाही। ये दो रचनाकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अले कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। ये रचनाएँ किसकी हैं, ये जो पंक्तियाँ आपने सुनी हैं ये कवि बिहारी दास की बिहारी सत से इसे ली गई है। तो ये दो लोग किससे संबंधित हैं, रीति सिद्ध। बिहारी की एक सबसे बड़ी विशेषता आप ध्यान रखना, भक्ति नीति और श्रृंगार का जो कवि है, भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी जिसके साहित्य में बहती है, जिसके काव्य में बहती है, वो नाम क्या है, बिहारी दास, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वह व्यक्तित्व जिसमें भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है, वो कौन है, कवि बिहारी दास। तो ये आप रीतिकाल से परिचित हो गए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। हर एक का काल के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि किस काल में कौन कौन कवि हुए, कौन कौन सी रचनाएं आती हैं और उस काल की क्या विशेषता है। तो अपन ने आदि काल पढ़ लिया, भक्ति काल पढ़ लिया और रीतिकाल पढ़ लिया। अब अपन आधुनिक काल जो है वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो यहाँ तक की बातें आप एक दो बार अच्छे से वीडियो सुनिएगा, इन्हें अपने रजिस्टर में नोट करके आप ये जानकारी याद करें। कम से कम मोटे मोटे तौर पे हर काल के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब आधुनिक काल को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।